This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kadiyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सन की दामाद की करतूत, लोहे के रॉड से मार ससुर की कर दी हत्या। घटना के बाद परिवार में मचा कोहराम। चंदवाड़ा में ससुराल में दामाद की पीट कर हत्या। घटना के बाद से पत्नी समेत ससुराल वाले फरार। और यमराज बनकर आई आंधी, घर में बैठे बुजुर्ग पर गिरा विशाल पेड़, लोगों को नहीं हुई भनक। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक सनकी दामाद ने अपने ससुर को मौत के घाट उतार दिया। सरैया प्रखंड के जैतपुर थाना क्षेत्र के गिजास गांव में गुरुवार की सुबह आपसी विवाद को लेकर इस खूनी वारदात को अंजाम दिया गया। शोर मचाने के बाद जब तक आसपास के लोग इकट्ठा हुए तब तक दामाद वहां से फरार हो गया। मृतक की पहचान गिजास गांव निवासी 70 वर्षीय रामचंद्र सहनी उर्फ डोमन सहनी के रूप में हुई है। वहीं मृतक का दामाद शहर के दादर का रहने वाला बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार डोमन सहनी और उनके दामाद के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी चल रही थी। उसी दौरान पास में रखे लोहे के रॉड को उठाकर दामाद ने ससुर के ऊपर हमला कर दिया। रॉड लगते ही डोमन सहनी नीचे गिर गया और घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौत के बाद परिवार के अन्य लोग चिल्लाने लगे तो आसपास के लोग जुट गए। पकड़े जाने के डर से आरोपी दामाद मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद जैतपुर पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन की गई। पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। फिलहाल विवाद व घटना के कारणों का पता नहीं चल रहा है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। फरार आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन पुलिस ने दिया है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पिता की मौत से बेटी समेत पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि दामाद की गलती पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। वहाँ पे उनका दामाद आया और अचानक मतलब उन पे हमला कर दिया। हमला करने के बाद वहाँ गांव वाले कोई नहीं था। उसके बाद वहाँ हल्ला हुआ कि ऐसे ऐसे हुआ। फिर लोग गया, जब तक वो भाग चुकल थे वहाँ से, वो रड उड से, हाँ वहीं पे रड छोड़ के भागल था। और उसके बाद गांव वाले को पता चला तो गांव वाले धीरे धीरे वहाँ पे पहुँचे। उसके बाद प्रशासन को खबर किया गया, प्रशासन आए। उसके बाद वो अपना प्रशासन, अब ये तो पता हम लोग को नहीं है कि क्या घटना है, पहले से वो लोग को क्या मैटर था वो हमको पता नहीं था। हम लोग तो गांव वाले हैं। वो अकेले आया था? वो अकेले था। वो ससुराल गया? हाँ, वो ससुराल गई थी। और ससुराल से वो अचानक पहले रास्ता में उनका सर बेटा था, उसको पहले हमला किया तो वहाँ से भागा है। और उसके बाद वो पैदल आ रहा था, उससे पहले आकर गाड़ी से यहाँ हमला करके फिर निकल गया। हाँ, यही सब बात है। पहले भी ऐसा करता था ना? पहले तो कोई ऐसा नहीं था, अचानक मतलब ये ऐसा हुआ है। पहले से क्या मैटर था वो लोग को हम लोग तो नहीं जानते। हम लोग गांव वाले हैं। घर में कौन लोग? उनकी बहू थी 2, तो वो लोग सामने जब ऐसा हुआ तो बाहर निकला तो वही सब हल्ला किया तो गांव वाले धीरे धीरे वहाँ पहुँचे हैं। तब तक ये भाग गया? तब तक ये वहाँ से निकल चुका था। वो TVS से था। मोटरसाइकिल? हाँ। रॉड लेके आया था? हाँ, रॉड के साथ गया था। रॉड वही छोड़ के चला गया था। मारा और उसके बाद? हाँ। करता क्या था? टेंट में काम करता था वो सर। टेंट में रहता कहाँ पे? यहीं उसका घर यहीं दादर पुल के नीचे है। शादी कब हुआ? शादी का तो हो गया सर 10-12 साल से ऊपर। इनकी पत्नी? वो अपने नैहर गई थी।
जो अभी जिनको डेड बॉडी गिराया गया, उनका पत्नी जो है नैहर गई थी, वो अकेले घर पे थे, अब बहू लोग इनका थी। एक मामला आज सुबह संज्ञान में आया है कि जैतपुर थाना अंतर्गत गिजास गांव में एक रामचंद्र सैनी थे, उम्र करीब 55 साल। उनका दामाद जो दादर का रहने वाला था, वो सुबह आया करीब 8:30 बजे और आकर के किसी धारदार नुकीले हथियार से गर्दन में ससुर को मार। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने के चंदवाड़ा दामोदरपुर में युवक 30 वर्षीय सूरज सहनी की बुधवार शाम संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। परिजनों ने उसकी हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि मृतक और उसकी पत्नी से कई दिनों से विवाद चल रहा था और इससे नाराज होकर महिला के मायके वालों ने ससुराल में बुलाया और सभी ने मिलकर के अब उसकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। मृतक सूरज मजदूरी का काम किया करता था। वहीं ससुराल में पहुंचे दामाद की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और मृतक के परिजनों में चित्कार मची हुई है। घटना घर पर ना रहे, हमारा कोना ना रहे, कोना ना रहे। साढ़ू वाला हमारा बेटा का साढ़ू वाला दुनू सबे दुनू बहन ओकर अलग, ओकर माँ अलग, सब मिल के हमारा बेटा का मारलक। कोना ना रहे, खाली हमारे पुतो घरे रही हो सर जी से। हमारा पवनी सत किए, दोनों पुरानी में झगड़ा कर छठ पवनी के पहले ही सत किए। अब लड़की चार गले घरे से सबके बेच के कल्ले लेके के हमरा मार के लड़का को बुलाया था कि आयो घर पे? घर पर बोलवा पान करो के मार बराम ना रही घरे हम ना रही, सबके एक ही बोलवा के मारलक। घर में मारल 5 गोटा, एगो कर सारू रहे, 2 गोटा, 2 सारू रहे, एगो सास रहे और सारू के दुनू के पत्नी रहे। बेल्ट से नट्टी जात देख के बेल्टे मारला, हुते सब तर मारला, डंटे से एगो पट्टे वो सब मारला लइका। अब बेल्ट से जात के मारा कितना उम्र रहा? अब हमारा यह नहीं ख्याल है कितना हमारा आधार कार्ड में उम्र होते होगा। श्री चंदन नाम हो, उसका काम हम करे जाते कोदारी उदारी में काम करते रहो, वही पर भी काम करे जाते रहा। लेबर में काम मिलक तो वही से में कमाइत रहलक। घटना ओकरा पहले भी मारपीट करी? पहले मारपीट रात की ये सब वैसे मार के चल जाते रहा। तब खने लैका हम काल लैका के तो बहुते दिन 1 साल हो गया। बेटा सके पूछे बाल बच्चा? बाल एगो बेटी है, एगो लड़का है अब पेट में। क्या नाम है आपका? हम राम दुलारे थे भी। चंदवाड़ा में एक युवक की हत्या का मामला आया है। उसके घर वाले का आरोप है कि इनके ससुराल पक्ष के लोग आए और इसको मारकर हत्या कर दिए हैं। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जांच की कार्रवाई चल रही है। कारण ये था कि 10 दिन पहले इसकी पत्नी से विवाद हुआ था। पत्नी अपने मायके चली गई थी, उसके बाद इनके ससुराल पक्ष के लोग आए और इसके साथ मारपीट के इसमें इनकी हत्या हुई। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र में NH 27 पर बुधवार की देर शाम बाइक सवार अपराधियों ने एक महिला को गोली मार दी। इसके बाद आनन फानन में घायल महिला को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला की पहचान कांटी थाना क्षेत्र के कलवाड़ी निवासी स्वर्गीय रामयश पासवान की पत्नी सुमित्रा देवी के रूप में हुई। घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। परिजनों ने लूटपाट के दौरान गोली मारे जाने की आशंका जताई है। जानकारी के अनुसार स्वर्गीय रामयश पासवान की पत्नी सुमित्रा देवी शहर के एक निजी अस्पताल में दाई के साथ साथ सफाई का काम करती थी। घर से शाम में अपने छोटे पुत्र रोहिल कुमार के साथ ड्यूटी जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उसे नज़दीक से पीठ में गोली मार दी। इसके बाद अपराधी दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। आसपास के लोग जब तक कुछ समझते और उसे पकड़ने की कोशिश करते तब तक अपराधी भाग चुके थे। स्थानीय लोगों ने कहा कि साइकिल से गिरने और फायरिंग की आवाज़ सुनकर
वहां लोग जुट गए। लोगों ने पुलिस से नियमित गश्ती करने की मांग की। थानाध्यक्ष दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन की। डीएसपी पश्चिमी सुचित्रा कुमारी ने बताया कि पूर्व की रंजिश को लेकर घटना को अंजाम की बातें सामने आई हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। झगड़ा होल था, बुहार लोग से झगड़ा होल था, बांध पर के है विवाद होल था। वो बोला था तुम घर में कम कोई के मार देंगे। इससे पहले 3 दिन हम आए हुए थे, छोड़ने आए हुए थे। वो देखे होगा कि आता है छोड़ने, बस वे मार देने होगा। कहाँ छोड़ने आए थे, किसको छोड़ने आए थे? छपरा आए हुए थे, मम्मी के। अच्छा, मम्मी क्या करती है छपरा में? छपरा में नहीं, यहाँ ड्यूटी आए हुए छोड़ने, यहाँ ड्यूटी करती है। हाँ, रोज दिन आती है। क्या करती है यहाँ? छोपा झाड़ू पोछा करती है। विवाद क्या था? विवाद क्या था? वो हुआ क्या से भुइहार लोग से था, विवाद था। जो विवाद शुरुआत है वो बताइए। मारपीट होल था उनको से, ये होल था, वो हो गया। हम महीने पहले तो वो बोला बोले तुमको घर में कोई के बोलूँ मार देंगे हम। मारपीट विवाद हुआ न था। हाँ, तो वो बोला हुआ था कि बोलूँ मार देंगे कोई के। हाँ, वो केस भी करे था, तो हम अभी बेल भी अभी करवा गए। तो बोला बोलूँ कोई के बोलूँ मार देंगे घर में के। हम आ रही थी, हम नहीं छोड़ने, ये आयल था छोड़ने। हाँ, निकली थी घर से? घर से 6:30 में। कितना बजे घटना हुआ? 7 बजे यही आया हुआ था छोड़ने। मेरा भाई है छोटा वाला, ये आया हुआ था छोड़ने। जिनको गोली लगा उनका क्या नाम है? सुमित्रा देवी। मम्मी के उतारने के लिए आया है, पीछे से मार दिया है। तो लोग सथा ना उतर के, हम नहीं पहचाने। कैसी से था? गलेमर गड़ी से था। गलेमर से कितना आदमी था? 3 आदमी था। 3 आदमी। कहाँ पे घटना हुआ है? छपरा हाई स्कूल पर। कहाँ से लौट रहे थे आप? कलवारी से। साइकिल से थे। कलवारी से आ रहे थे? आके छोड़ने आती है मम्मी के। ड्यूटी आता है। चेहरा ढके हुए था कि खुले हुआ था? खुला था चेहरा। काय गोली चलाया? काय गोली चलाया? कितना गोली लगा है? तू रोहित चुप रहिए बाबू। काय गोली चलाया? एक ही गोली मारा है। सामान भी छीना है? नहीं रहता है, कुछ सामान नहीं छीना है। उसके पास एक महिला को गोली लगी है, उसको अस्पताल लाया गया है। स्थिति, उसका कंडीशन अभी सही है। 1-2 लोगों का नाम बता रही महिला। हम लोग छापामारी लूटपाट करेंगे। नहीं, लूटपाट की पुलिस की अब तक की जांच में क्या मामला सामने आया है? महिला के द्वारा 1-2 व्यक्तियों का नाम बताया जा रहा है। आगे का जांच हम लोग कर रहे हैं। आपसे विवाद का मामला में मारा सामने क्या? अभी इस बात की जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। क्या होगा? सुचित्रा कुमारी। कितनी गोली लगी और कहाँ लगी है? 1 गोली लगी है एब्डोमेन के पास। अभी स्थिति क्या है उनकी? स्थिति नाजुक है लेकिन स्थिर है, कंडीशन स्टेबल है। जांच। मुजफ्फरपुर में जमीनी विवाद में एक युवक को जिंदा जलाने का आरोप लगा है। घायल युवक का गंभीर अवस्था में मेडिकल अस्पताल के बर्न वार्ड में इलाज चल रहा है। अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया फील्ड का बताया गया है। घटना को लेकर घायल युवक के परिजनों ने युवक के रिश्तेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने बताया कि जमीन का विवाद चल रहा था। इसी को लेकर आरोपियों ने युवक दीपक शर्मा के शरीर पर पेट्रोल को छिड़ककर आग लगा दी, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दीपक को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह 50% से अधिक झुलस गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या हुआ, मेरा बड़ा भाई है, सो सारा ज़मीन अपना माने बेटा सके नाम पर लिख दिया। हम लोग गए माँ से भेंट करने। मेरा पति बाहर जा रहा था, लिट्टी खियाने गए। वो बोला क्या, जो बहन आई है सरपंच को बोला कि बहन आई है माँ को उठा के ले जाने के लिए। हम लोग माने सुने, फिर वहाँ आए, बोले कि अरे कौन ले जाए के रही, तो कभी भी ले जाए, माँ में मेरा हक नहीं है। बोलिए माँ पैदा करता है, बेटा बेटी को तो बराबर का हक है कि नहीं। वो पैदा किया है तो अपन बेटी के या बेटा के ये कर रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर बोला कि बोलू पढ़ा के छीट दिया है। हम लोग का घर में नहीं टपने, माँ से मिलने नहीं देता है, समझे। और गंदा गंदा गाली बहन, जो बड़ा भाई है, बड़ा भाई है सो
ये इसी के चलते वो लोग अपना शेयर हम लोग का घर से निकाल दिया, नहीं माँ से भेंट करने दे रहा है। तो मेरा भी शेयर है ना, हम अपन शेयर इसको दिए। ये चलते वो दुश्मनी से सारा किया, पुलिस से बुलवा के पिटवाया, पुलिस से बोल के पिटवाया, केस गुंडा 40 को उतारा, पैसा दे के माने मुस्लिम सा को खरीद के लाया था, तो सब रेडी दे के डंडा लेके। हम तो गलत ये हो गया कि रिकॉर्डिंग नहीं की, ये भाग गया। जला अपना प्लॉट जो खरीद दिया नहीं लिखे, हम जो लिखे हैं ना वो प्लॉट पर नाराज है, बोलू नहीं होने देंगे, नहीं होने। तो उसका माने मेरा फुआ का हक हो गया, मेरा हक नहीं हुआ। वो फुआ से लिखवाया तब ना हम लिखे। ये गए अपना प्लॉट पर तो वो लोग माने कर दिया, पता नहीं, हम नहीं थे कि क्या किया। हाँ, वहाँ पर हम देखे, हम 10 कदम पीछे थे, पेट्रोल फेंका, सलाइड तिल्ली मारा, अब वीडियो बना रहा है और हम शर्ट फाड़े, गंजी फाड़े, तब तक जल चुका था। एक मिनट गुजर चुका था, इतना गंदा गाली। उसके बाद हम हॉस्पिटल लाए। आग मारने के पर्पज कितना? हाँ, आग जलाया जी, हत्या करने के था। बुला करके डाला पेट्रोल? नहीं, अपना प्लॉट पर गया था घूमने, और ये लोग प्लानिंग में था, ये डेली जाता था घूमने। क्या नाम है इनका? किनका? दीपक कुमार। क्या करते हैं? एसी फ्रिज का मैकेनिक है। मैकेनिक? हाँ जी। जो किया है वो कौन है? और इसका मामा हुआ, मेरा भाई चंदन कुमार, पंकज कुमार, वो लोग मिल करके? हाँ, वो लोग क्या करता है? वो लोग लफाईगिरी करता है, बदमाशी करता है। पुलिस से शिकायत किया था? पुलिस ने शिकायत किया, पुलिस को पैसा दे करके पिटवाया उसी क्षेत्र 7 तारीख को। वाला सूचना मिल रहा है, उसके बारे में हम लोग जाँच पड़ताल कर रहे हैं। जमीन में कोई मामला है, उसमें एक प्राथमिकी दर्ज हुई थी, उसी के संबंध में कुछ फिर ये जलने वाली बात आई है। फर्द बयान वगैरह हुआ है? नहीं, अभी उसकी फर्द बयान नहीं हुई है। बिहार के कई हिस्सों में बीते दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तेज आंधी पानी देखी जा रही है। ऐसा ही कुछ मुजफ्फरपुर जिले में भी देखने को मिला है। गुरुवार सुबह सुबह मुजफ्फरपुर में जोरदार बारिश हुई, आंधी भी देखने को मिली। इस दौरान कई जगहों पर पेड़ भी गिरे। पारू थाना क्षेत्र में एक घर पर विशालकाय पेड़ गिर गया, जिससे घर के अंदर बैठे बुजुर्ग की दबकर मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि किसी ने उनके चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ नहीं सुनी। मौके पर ही बुजुर्ग की मौत हो गई। पेड़ हटाने के दौरान लोगों की नज़र शव पर पड़ी। मृतक की पहचान भीम सहनी के रूप में हुई है। हादसे के बाद ग्रामीणों ने देखा कि घर पर पेड़ गिरा हुआ है। लोगों ने पेड़ को हटाया तो देखा कि भीम सहनी पेड़ के नीचे दबे हुए हैं। उनकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। इसके बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं सूचना पर राजद नेता पृथ्वीनाथ राय गांव पहुंचकर दुख जताए और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता की। चार बजे का मैटर है ये सब। मतलब पापा इधर ही सो रहे थे और जोरों का आंधी आया तो एक बार हम लोग उसे आकर बोल दिए कि बाबू मतलब आंधी है तो गेट बंद करके सो जाओ। फिर पापा अचानक से उसी में सो गए, सोए हैं तो अचानक से पेड़ गिरा तो धम से आवाज़ आया तो बाहर निकल के देखे तो देख रहे हैं कि पूरा मतलब पेड़ उड़ सब उसी पे गिर गए। तब तक काटा उटा आदमी, तब तक तो पापा डेड कर गए थे, नहीं रहे तब तक। तो अब निकाल रहा तो फिर पुलिस वगैरह आया तो वो लोग पोस्टमार्टम में फिर ले गया, तब डेड कर गए, नहीं रहे। गिरने से पहले कुछ नहीं पता चला कि नहीं, अचानक से ऐसा धम से गिरा है ना तो अब आदमी सब बाहर निकल के देखा, पापा की छाती पे गिर गया था तो अचानक से तो कितना देर आदमी 1 मिनट का भी नहीं सर जी सके ना, बोल भी नहीं सके कि हाँ बाबू कुछ। अगर हम लोग जाते भी उसको काटने में मिनिमम 4 बजे से लेकर 7 बज गया था, 3 घंटा काटने में लगा है तब जाकर लाश निकला है उनका। अब कुछ कर उसी में रहते थे, उसी में। हाँ नहीं, सब लोग साथ में सोते थे पर हम लोग है ना, मम्मी मेरे पास चली गई थी उधर, बाबू रो रहा था तो मम्मी मेरे पास चली गई और उतना देर में पेड़ गिरा, बस फिर आकर वापस देखे तो सब पापा नहीं रहे। जाफरपुर पंचायत के कोयरिया खास गांव में बीते रात आंधी में एक 50 वर्षीय भीम सहनी जी थे। पेड़ गिरने से, पीपल का पेड़ गिरने से उनकी मौत हो गई है। उसी में हम लोग यहाँ आज आए हैं और यहाँ आकर के परिजनों से मिलने का काम कर रहे हैं।
यहाँ के स्थानीय बहुत हम लोग के समर्थक लोग भी हैं। हम लोग सब आदमी उनसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं। अवस्था में पेड़ गिर गया, सोए अवस्था में सोए हुए अवस्था में पेड़ गिरा है, उससे उनकी मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में मॉर्निंग वॉक से लौट रही बुजुर्ग महिला सुशीला शर्मा के गले से गुरुवार की सुबह बाइकर्स गैंग के अपराधियों ने सोने की चेन व कान का एक झुमका झपट लिया। घटना मिठनपुरा थाना से 100 मीटर की दूरी पर 52 बीघा की है। वारदात को अंजाम देते हुए अपराधी BMP 6 की ओर फरार हो गए। बुजुर्ग महिला ने शोर मचाया तो मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए। कई अपराधियों के पीछे भी दौड़े, लेकिन दोनों अपराधी तेजी से बाइक भगाते हुए मौके से फरार हो गए। चेन छिनतई की सूचना मिलने के बाद मिठनपुरा थानेदार राम इकबाल प्रसाद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अपराधियों का सुराग लगाने के लिए CCTV फुटेज की जांच की। इसमें दोनों अपराधियों की तस्वीर कैद हो गई है। बाइक चला रहा अपराधी सिर में हेलमेट लगाकर चेकदार शर्ट व पिट्ठू बैग लटकाए हुआ था। वहीं पीछे बैठा अपराधी सफ़ेद रंग का शर्ट व सिर में कैप पहने हुआ था। पुलिस फुटेज के आधार पर दोनों बदमाशों को चिन्हित करके गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। मॉर्निंग वॉक करके आ रहे थे वहाँ पर कोना पर शांति जल के बगल में, वहीं पर हमको पीठी पर हाथ दिया तो हमको हुआ कोई मोहल्ला के बच्चा है। उसके बाद वो चल लिया, हमको नहीं पता चला। जब कान में पहने हुए थे टाना वाला, उसको जब नोचा है तब हम कहे थे जा हमरा तक कान में का, ऐसे करके हमको ताका है। और उसके बाद फिर दोबारा चाहा नोचना, लेकिन दोबारा नहीं नोचा। और वैसे तब गाड़ी लेकर ऐसे करके घूम के ऐसे निकला है। अच्छा, क्या आदमी थे? दो गो लड़का है। आप चिल्लाए हल्ला उल्ला भी? हाँ, चिल्लाने लगे हमारा कौन चैन छीन लिया, कोई नहीं जुटा। बाद में शांति जल वाला निकला तो देख के, जब हमारा पीछे से दौड़ा लोग, तब वो निकला है तो देख, तब कहा है तब तक तो वो निकल गया। दोनों कान का ले लिया? नहीं, एक कान का। एगो चैन। हाँ। डेली मॉर्निंग वॉक पर जाती हैं? हाँ, ऐसे करके थोड़ा दूर गैस बनता है ना, लोग कहा टहलने के लिए, तो सोचे जो यहाँ पर से इतना दूर घूम लेते हैं ठंडा टाइम में, वही घूमने के लिए निकल रहे थे। आपको ऐसा लगा कि पहले से रेकी कर रहा है, आपका चारों तरफ दिख रहा है, ऐसा कुछ लगा आपको? नहीं, हम नहीं कुछ समझ पाए। कुछ नहीं समझ? हम क्या जानने गए, हम तो लोकल मोहल्ला के आदमी हैं, हम क्या जानने गए जो कौन है नहीं है। मतलब घर के एकदम पास में ही हुआ है? यही कोना पर हुआ। क्या हथियार वगैरह भी लिए हुआ वो लोग देखी हैं? कोई हथियार वगैरह भी लिए हुआ था? नहीं, बैग था, लेकिन फुटेज जो देखे हैं, फुटेज में लग रहा है कि पिस्टल। हाँ, बताइए। वो बैग था पीठी पर उसको, अब बैग शायद आगे से टंगले है। ये लोग फोटो के गई है ना, सामने वाली कोना पर वाली को कैमरा में देखिए, आगे से बैग टांगे हुए है, एगो हेमलेट पहने हुए, एगो टोपी पहने हुए है। जांच की जा रही सर? अनुसंधान हो रहा है। कुछ महिला क्या बताइए, कुछ बताइए। उनका चेन छिनतई हुआ सुबह में टहलने के क्रम में। कितने की संख्या में अपराधी थे, कुछ बताइए। 2। और छीन के इसी तरह भागा? इधर भागे। जांच कर रहे हैं आप लोग? जांच। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Juan Chhapra also. मुजफ्फरपुर के मधौल से रामदयालु और फिर चांदनी चौक तक लगने वाले महाजाम से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। मधौल से रामदयालु तक 4 लेन और फिर रामदयालु से चांदनी चौक तक के 4 लेन को जल्द ही 6 लेन में बदल दिया जाएगा, जिसे लेकर 89 करोड़ की योजना कैबिनेट से स्वीकृत हो गई है। इसके साथ ही
चंदवारा पुल का भी फेज 2 भी 112 करोड़ का पास हो जाने से दरभंगा हाईवे से जुड़ा हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार सरकार के अनुरोध पर रेल मंत्रालय ने प्रदेश के राजकीय उच्च पथ और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पर स्थित 57 रेलवे संपार फाटक पर रेल ओवरब्रिज निर्माण को हरी झंडी दे दी है। इन सभी संपार फाटकों पर बनने वाले आरओबी के निर्माण पर होने वाले खर्च का 100% वाहन रेलवे द्वारा किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग के लेफ्ट आउट 7 अतिरिक्त आरओबी का निर्माण भी कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले में प्रगति यात्रा के दौरान आरओबी का निरीक्षण किया था। इसके बाद राज्य कैबिनेट की बैठक में इसके निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। आरओबी निर्माण पूरा होने के बाद शहर को पूरी तरह जाम से निजात मिल जाएगा। सभी संपार फाटक को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि बहुप्रतीक्षित रामदयालु, सातपुरा और गोबरसही आरओबी के निर्माण को लेकर पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने टेंडर जारी किया है। इसकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद तुरंत निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। रामदयालु और गोबरसही आरओबी को पूरा करने का लक्ष्य 36 माह, वहीं सातपुरा के लिए 24 माह का समय निर्धारित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद भ्रमण करके जहां जहां शहर में जाम की समस्या होती है और उसका कैसे निदान हो, खुद उन्होंने निरीक्षण किया था। और उसी कड़ी में कैबिनेट से 3 आरओबी जो महत्वपूर्ण है, रामदयालु, गोबरसही और एक जो और एलसी पर बनना है, तीनों की स्वीकृति हो गई है। उसमें टेंडर वगैरह की प्रक्रिया चल रही है। उसके अलावा जो हम लोगों का ये पुल वाला काम है, जो चंदवारा पुल का काफ़ी साल से पेंडिंग था, तो उसकी भी स्वीकृति हो गई है। उसका फेज 2 भी हम लोगों ने ऐड करके भेजा था प्रस्ताव 112 करोड़ का। उसमें लैंड एक्विजिशन होना है और सीधा हम लोग उसको दरभंगा रोड से बखरी से जोड़ेंगे। तो उसमें भी स्वीकृति मिल गई है और लैंड एक्विजिशन का प्रपोजल भी अब आ गया है। उसको जांच करा करके हम लोग जल्दी ही उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त मधौल से रामदयालु तक 4 लेन और रामदयालु से आगे चांदनी चौक होते हुए जो अभी 4 लेन जैसा है, लेकिन उसको 6 लेन कैसे हम लोग बनाए, इसमें भी 89 करोड़ रुपए की योजना जो है वो कैबिनेट से स्वीकृत हुई है। उसका डीपीआर बन रहा है और टेंडर के प्रोसेस में जाएगा। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 1 साल में ये पूरा जो स्ट्रेच है मधौल से लेकर के रामदयालु तक 4 लेन और उसके बाद जो है 6 लेन का स्ट्रेच बन करके तैयार हो जाएगा। इसमें टेंडर की प्रक्रिया आरसीडी का अभियंता कर रहे हैं। सर्विस लेन का बराबर ट्रक मालिक नहीं, वही है कि सर्विस लेन को भी हम लोग देखेंगे और आरसीडी की बहुत सारी खाली जमीन भी पड़ी हुई है, जिसमें कई बार अवैध पार्किंग या गाड़ी ठीक करने के नाम पर जो है वहाँ पर जमावड़ा रहता है, ट्रैफिक कंजेशन की स्थिति रहती है। जब पूरा रोड चौड़ा हो जाएगा, ट्रैफिक का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो अपने आप ये सब समस्याएं कम हो जाएंगी। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रोड जो अभी 4 लेन है लगभग 6 लेन बन जाएगा। जहाँ जितनी जगह है उसको हम लोग डेवलप करेंगे और उसके फ्लैंक को भी हम लोग डेवलप करेंगे। जहाँ फुटपाथ की आवश्यकता होगी उसमें हम लोग फुटपाथ। मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि रेवेन्यू की जो रैंकिंग होती है राज्य स्तर पर, उसमें हम लोगों ने काफ़ी सुधार किया है। पिछले साल हमारी रैंकिंग 29वें स्थान पर थी और आज हम पटना के बाद दूसरे नंबर पर कई चीज़ों में हैं। राज्य स्तर पर टॉप 10 में जगह मिली है। राज्य सरकार ने चिट्ठी भी लिखी है जिसके आलोक में सभी अंचलाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि यदि टेक्निकल कारण से दाखिल खारिज में कोई अड़चन है तो 2 से 3 दिन में सुनवाई करके उसका निर्णय कर खारिज करें। इससे इन कामों में तेजी भी आएगी, साथ ही लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। हमारे यहाँ दोनों पूर्वी और पश्चिमी डीसीएलआर के यहाँ काफ़ी मामले लंबित हैं। उनको भी निर्देशित किया गया है कि मामलों के निष्पादन में तेजी लाएं। साथ ही हम लोग यह भी देखेंगे कि किस अधिकारी के स्तर पर लापरवाही बढ़ती जा रही है और उनको क्या किया जाए। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार को पटना के बाद सबसे अधिक राजस्व मुजफ्फरपुर से ही प्राप्त हुआ है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा मुजफ्फरपुर जिले के लिए 430.35 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके मुकाबले रजिस्ट्री ऑफिस ने 435.59 करोड़ रुपए की शानदार वसूली की है। यह वसूली का आंकड़ा राजधानी पटना के बाद पूरे राज्य में दूसरे स्थान पर है। देखिए, रेवेन्यू में की जो रैंकिंग होती है राज्य स्तर पर, उसमें हम लोगों ने काफ़ी सुधार किया है।
आप लोग जान रहे हैं कि पिछले वर्ष जो है हम लोगों की रैंकिंग 29वें स्थान पर पहुंच गई थी। 38 जिलों में थी 29वें स्थान पर। उसमें लगातार हम लोगों ने कैंप किया है, साप्ताहिक मेरी बैठक होती है अंचल अधिकारियों के साथ, कई बार कर्मचारियों के साथ भी हम लोग समीक्षा बैठक करते हैं और उसी का परिणाम है कि हम लोगों की इस माह की जो रैंकिंग आई है, मार्च में जो रैंकिंग आई है, उसमें हम लोगों को 10वां स्थान पूरे राज्य में मिला है। और मुजफ्फरपुर जिले जैसे ज़िले के लिए जो साइज़ है और जिस हिसाब से यहाँ आवेदन आते हैं, आप म्यूटेशन के मामलों को देख लीजिएगा तो पटना के बाद सबसे ज़्यादा जो म्यूटेशन का मामला हो, परिमार्जन का मामला हो, वो मुजफ्फरपुर ज़िले में आता है, संख्या के मामले में आप देखिएगा तो जो ज़िले का साइज़ है और जिस हिसाब से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अंचल अधिकारियों और पूरी उनकी जो टीम है, जिसमें अमीन से लेकर के राजस्व कर्मचारी, आरओ, सीआई, सभी को हम लोग लगातार मोटिवेट भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, बैठकें भी हो रही हैं। उसी का परिणाम है कि 10वीं रैंकिंग मिली है। जहाँ तक म्यूटेशन की अपील की बात है, तो चूँकि यहाँ 2 ही अनुमंडल है, ये आप लोग इस चीज़ को भली-भांति जान रहे हैं, और दोनों अनुमंडल में डीसीएलआर के पास 6000 से ज़्यादा केसेस जो है वो पेंडिंग है। अभी विगत माह में एक चिट्ठी भी आई है कि ऐसे म्यूटेशन के मामले जिसमें मेरिट पे ऑर्डर नहीं किया गया है, टेक्निकल ग्राउंड पे ऑर्डर किया गया है कि कागज़ अपठनीय है या जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी की होती है उसके बारे में आपसी सहमति से जो लोग बंटवारा करके म्यूटेशन वगैरह के लिए डालते हैं, तो उसमें किसी तरह की कोई अगर समस्या प्रतिवेदित हुई और उसका जवाब नहीं मिला, तो वैसे मामलों को टेक्निकल ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दिया गया। तो उसमें विभाग का निर्देश आया है कि उसको 1 से 2 सुनवाई में ही, पहली सुनवाई में ही संभवतः जो है उसको रिमांड कर देना है, सीओ के आदेश को निरस्त करते हुए। तो इसके बाद जो है मामलों के निष्पादन में तेजी आएगी। डीसीएलआर्स को हम लोगों ने यहाँ गाइड भी किया है, उनके अतिरिक्त कर्मी और लिपिक भी दिए गए हैं, और हम लोगों ने लिखित रूप से भी उनको ये बताया है कि इसमें सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर वो सुधार नहीं होगा तो इसको हम लोग प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे कि किस स्तर पर लापरवाही हुई है। तो ये प्रयास है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों की रैंकिंग काफ़ी इम्प्रूव हुई है। इस दिशा में हम लोग और काम कर रहे हैं, और जो डीसीएलआर्स के यहाँ म्यूटेशन अपील के मामले हैं, इसकी भी कार्य योजना हम लोगों ने बनाई है और दोनों डीसीएलआर से लगातार बात भी हो रही है, समीक्षा भी हो रही है। मुजफ्फरपुर के शुक्ला रोड स्थित हजरत दाता कंबल शाह के 143वें सालाना उर्स मुबारक के 5वें दिन चतुर्भुज स्थान की कलाकार समाज की ओर से दाता के मजार पर चादर पोशी की गई। पूर्व वार्ड पार्षद रानी बेगम के आवास से निकाली गई चादर जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शाम में दाता कंबल शाह के दरगाह शरीफ पर नर्तकियों ने चादर पोशी की। अखिल भारतीय कलाकार समाज लगभग 55 वर्षों से कंबल शाह मजार पर चादर पोशी करता आ रहा है। वहीं शुक्रवार को पुलिस प्रशासन की ओर से दाता कंबल शाह के मजार शरीफ पर चादर पोशी की जाएगी। पूर्व वार्ड पार्षद रानी बेगम ने बताया कि कलाकार समाज दरगाह पर चादर पोशी कर समाज एवं देश दुनिया में अमन चैन की दुआ मांगती है। चादर विगत 55 सालों से दाता में चल रहा है कलाकार की तरफ से। अखिल भारतीय कलाकार मंच की तरफ से ये चादर 55 सालों से चल रहा है। चादर चढ़ाने का क्या रिवाज है यहाँ के चादर को? यही रिवाज है कि सब लोग मिलकर के चादर चढ़ाते हैं, आपस में कंट्रीब्यूशन करके चादर चढ़ाते हैं दाता में। मान्यता वगैरह पूरी होती है, दुआएं? अरे नहीं होती, उन्हीं के सदके में, उन्हीं के दुआओं के सदके में सब यहाँ फल फूल रहे हैं। जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो बैंड वाले हों और चाहे वो गाने बजाने वाले हों, सब उन्हीं के दुआओं के सदके में। कलाकार समाज को उखाड़ने की बात होती है, वहीं दूसरी ओर आप उनकी लड़ाई के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आगे भी रहेंगे, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, क्योंकि ये मेरा समाज है तो समाज के लिए आगे रहना तो ज़रूरी है ना, क्योंकि समाज मुझे इज्जत देता है,
मुझे बड़ा समझता है, अपनी मान्यता देता है, तो फिर जो मुझे प्यार करेगा उसके साथ तो मुझे रहना है। कितने की संख्या में शामिल होते हैं इस चादर की? देखिए, अभी तो बारिश की वजह से थोड़ा संख्या कम है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में लोग रहते हैं। हजारों हम नहीं कहेंगे, सैकड़ों की संख्या में लोग रहते हैं। मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान रोड स्थित एक निजी होटल के सभागार में गुरुवार को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विचार मंच द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में चित्रांश समाज के गौरव अरविंद कुमार मुकुल को लगातार तीसरी बार कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोनीत होने पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। कार्यक्रम में उपस्थित विचार मंच के अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिन्हा ने कहा कि एक ही पद पर लगातार तीसरी बार मनोनीत होना अत्यंत गर्व की बात है। इस उपलब्धि से संपूर्ण चित्रांश समाज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हम आशा करते हैं कि अरविंद कुमार मुकुल अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुएंगे, जिससे चित्रांश समाज का मान और बढ़े एवं अपने शहर मुजफ्फरपुर का नाम भी रोशन हो। उन्होंने अरविंद कुमार मुकुल की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह शुरू से ही जुझारू और संघर्षशील रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वह आगे भी अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा और लगन से निभाते रहेंगे। इस सम्मान समारोह में उपस्थित लोगों ने अरविंद कुमार मुकुल के नेतृत्व और समर्पण की सराहना की एवं उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। कुमार मुकुल जी को तीसरी बार कांग्रेस जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने के उपलक्ष्य में चित्रांश समाज द्वारा सम्मानित किया गया है। यह ऐसा मौका रेयर में कभी कभी मिलता है, एक बार दो बार, जबकि इन्हें तीसरी मौका मिला है, तीसरी बार। और हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मेरे समाज का एक कार्यकर्ता नीचे से ऊपर तक पहुंचा है और लगातार पहुंच रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये और आगे बढ़ें, जिससे कि इनके साथ साथ समाज का भी नाम रोशन हो और मुजफ्फरपुर का भी नाम रोशन हो। कांग्रेस से उम्मीद है आपको? जी हाँ, बिल्कुल उम्मीद है। ये शुरू से जुझारू रहे हैं, संघर्षशील रहे हैं, और आगे भी अपना ये दायित्व अच्छी तरह निभाएंगे, हम लोग को पूरा उम्मीद है। पार्टी से उम्मीद है? पार्टी हाँ, पार्टी कांग्रेस से है ये, लेकिन अभी इंडिविजुअल अरविंद मुकुल के साथ साथ कांग्रेस का भी सम्मान हुआ इनके द्वारा। चित्रांश समाज को राजनीति में इतना प्राथमिकता नहीं दी जाती है। हाँ, ये कुछ कमी है। अब ये मौका मिला है, अब मुकुल जी के द्वारा हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि लोगों को इसके मुख्य धारा में लाया जाए, मुख्य पार्टी से जोड़ा जाए। और कहते हैं आप लोग बोलते कम है। आप बोलते कम है और छिटकते ज़्यादा भी है। इसी बात है, छिटकते हैं। अब है ना, अब लीडरशिप है, पार्टी का लीडरशिप है, प्रयास करेंगे, हम लोग भी प्रयास करेंगे। हम लोग भी अभी एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ रहे हैं, है ना, उसमें भी लगे हुए हैं। कुछ वहाँ भी कुछ चेंजेज होगा, कुछ इधर भी चेंज होगा। जी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विचार मंच के द्वारा तीसरी बार जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने पर आज कावेरी सभागार में जो है सम्मान किया गया है। हमारे इस संस्था के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर के सिन्हा जी, प्रोफेसर रमन जी, तारानंद सिन्हा जी, सुभाष चंद्र दास जी और संदीप जी, तमाम लोग जो हमारे इस संस्था के पदाधिकारी हैं, सब लोग सम्मान किए हैं और हमारे उज्जवल भविष्य का शुभकामना किए हैं कि भाई आगे इससे भी ज़्यादा आप बढ़िए, यही शुभकामना है। हम समाज की शहर में आबादी रही है, अला समाज का कुछ किए कि इन समाज के लिए आप अपने राजनीति के दौरान? देखिए, हम तो सभी समाज के हैं, लेकिन जिस समाज से हम हमारा वंश है, हम हमेशा उस समाज के लिए भी लड़ते रहे और थोड़ा मोड़ा नहीं, बराबर जो है, यहीं नहीं, हम पूरे भारत के 5 राज्य में हम रथ लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के गांव से निकलकर हम 5 राज्य का रथ लेकर हम कायस्थ एकता यात्रा निकाले थे। और पटना हो चाहे यहाँ हो, और जो भी हमारे, इसलिए कि यह जो है, यह समाज जो है, यह कलम, हम लोग का चित्रगुप्त वंशज हैं तो कलम दो हाथ है। तो यह इस समाज में कभी भी कोई अगर हमारे संज्ञान में कोई बात आती है तो इस बात को हम पुरजोर ढंग से उठाते हैं और हमेशा खड़ा रहते हैं, हम कभी भी पीछे नहीं हटे। सम्मान मिला है, क्या कहें? सम्मान से हम बहुत ही अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि
हमारे समाज के लोग हमको सम्मानित किए हैं तीसरी बार जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने पर। जात का सम्मान हुआ है कि पार्टी का भी सम्मान हुआ है? पार्टी का भी सम्मान जब जिला अध्यक्ष को सम्मान किए हैं सिंबॉलिक बजाबते से, तो पार्टी का भी सम्मान हुआ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा प्रदान कराता है, जिसमें पढ़ने का सपना हर छात्र देखता है। गुरुवार को मुजफ्फरपुर के स्पीकर चौक पर इंजीनियर बनने की कठिन राह को आसान बनाने और जेईई में आपकी रैंक बूस्ट करने के लिए उत्कर्ष थिंक प्लान एक्ट का शुभारंभ मुख्य अतिथि तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी डॉक्टर करुणासागर और कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मयंक कुमार मुंडा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उन्होंने कहा कि उत्कर्ष भारत में अग्रणी आईआईटी जेईई मेंस कोचिंग संस्थानों में से एक है, जिसमें तैयारी कर मुजफ्फरपुर के छात्र छात्राओं को इन परीक्षाओं की तैयारी काफ़ी मजबूत होगी। वहीं उत्कर्ष के संचालक आयुष्मान सक्षम ने बताया कि उत्कर्ष जैसे शीर्ष आईआईटी जेईई कोचिंग संस्थान को चुनकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपको अपनी आईआईटी जेईई में सफल होने के लिए सर्वोत्तम मार्गदर्शन और सहायता मिलेगा। अभी एक सप्ताह का फ्री डेमो क्लास चल रहा है, जिसमें हम चाहेंगे कि आप शामिल हों। आप हमसे 9631665117 या फिर 9065305814 पर भी संपर्क कर सकते हैं। बिहार में शिक्षा के प्रति जागरूकता हमेशा से रही है और ये बड़ी दुखद बात है कि यहाँ की जो सरकारें रही हैं, जो आज भी जो सरकार जो चल रही है, इन लोगों ने ऐसी व्यवस्था नहीं की ताकि लोगों को बाहर जाके पढ़ना नहीं पड़े। तो उस संदर्भ में अगर आयुष्मान जो बाहर से पढ़ाई करके और यहाँ आए हैं और अपने नए जो इनके आइडियाज़ हैं उसको लगा के और कोचिंग इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, जिसमें कि आईआईटी का नीट का तैयारी किया जाएगा। बच्चे 8वें क्लास से लेके 12वें क्लास तक यहाँ पर मिलकर काम कर सकेंगे। उनको जिस सब्जेक्ट में कमजोर होंगे उनको उसमें कोचिंग दी जाएगी। तो ये मुजफ्फरपुर के शैक्षणिक मानचित्र पर मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण काम है। मुजफ्फरपुर का बहुत पुराना इतिहास है। लंगट सिंह के समय से, एलएस कॉलेज के समय से मुजफ्फरपुर एक उत्तर बिहार में शिक्षा का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है। तो उसमें एक नई चीज, एक नई कोशिश, एक नई पहल यहाँ के युवा के द्वारा की जा रही है और ये काबिल तारीफ। नाम आयुष्मान सक्षम है और आज उत्कर्ष की जो शुभारंभ हुआ है, ओपनिंग हुआ है, इसके माध्यम से हम अपने मुजफ्फरपुर के सभी पेरेंट्स से, सभी स्टूडेंट से ये अपील करते हैं कि प्लीज़ आप हम लोग के यहाँ आइए। हम लोग का जो पढ़ाने का तरीका है, जो मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग है, उसको ट्राई करके देखिए। अभी हम लोग के यहाँ डेमो क्लासेस चल रहे हैं, उसमें आइए, बैठिए, देखिए अपने यहाँ के फैकल्टीज़ कैसे हैं, क्योंकि हमने जो फैकल्टीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करने जा रहे हैं हम लोग सभी, वो सभी अच्छे काफ़ी क्वालिफाइड हैं। वो लोग खुद आईआईटी जैम, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड टीचर्स हैं। तो बायो हो या फिर आपका मैथमेटिक्स हो, सभी को इक्वली फोकस करके अच्छा बनाया जाएगा। और स्पेशल बात ये है कि यहाँ पे क्लास 8 से लेके ही पढ़ाई स्टार्ट है, जिसके कारण क्या होगा कि जो भी बच्चा यहाँ पे पढ़ने आते हैं तो उनका सिर्फ ये नहीं है कि एग्ज़ाम क्लियर करा देना है, उनका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कराना है, डिसिप्लिन वे में रखना है, एक अच्छे ह्यूमन के साथ उनको अच्छा डिग्री प्रोवाइड कराने का, अच्छे कॉलेजेस में दाखिला कराने का हमारा प्रयास रहेगा। इसके लिए हम सभी स्टूडेंट्स और सभी पेरेंट्स का स्वागत करना चाहते हैं। उनसे ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ एक बार आइए और हमारे कोचिंग को विजिट कीजिए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is
is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jan Chhapra also.